ओके। तो लास्ट टाइम बेटा हमारा 3.1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बेटा डिस्कशन किया था कि ग्राफिकली फिलहाल जो भी है वो हम सॉल्व करेंगे नहीं। फिलहाल हम क्या सॉल्व करेंगे, ओनली अल्जेब्रिकली। ग्राफिकली जैसे ही हमारा ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे, तभी हम सीखेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली से फिलहाल क्या हो, ग्राफ का एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ से हमारा हो नहीं पाएगा, तो वो एग्जैक्टली समझ में भी नहीं आएगा और डाउट्स ज़्यादा हो जाएंगे। सो बेटर है कि उसको हम ऑफलाइन में ही स्टडी करें। सो अल्जेब्रिकली हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व कर देंगे ओनली। तो चलो, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है इसमें हमें, फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन तो फिलहाल हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं बेटा, इसी में हम एक मेथड सीख लेते हैं जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखनी है। द मेथड नेम इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है, जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखनी है, वही हम ये एक्सरसाइज से सीखना स्टार्ट कर देते हैं बेटा। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ग्राफिकली नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सीख लेंगे। तो चलो पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट नंबर में 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 took part in the mathematics quiz। 10 बच्चों ने क्या किया, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स थे, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। अब जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें क्या होंगे, बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगी। तो हमें क्या बोला हुआ है आगे, इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, then find the number of boys and number of girls who took part in the quiz। तो मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए बेटा, एक हो गया बॉयज और एक हो गया गर्ल्स। तो किसी एक को हम x सपोज कर लेते हैं, किसी एक को y सपोज कर लेते हैं। तो चलो लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स participated in quiz दैट इज इक्वल टू, हम क्या सपोज कर लेते हैं, x। सिमिलरली नंबर ऑफ गर्ल्स की जगह क्या लिख देंगे हम, बॉयज पार्टिसिपेटेड इन क्विज दैट इज इक्वल्स टू y। तो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या बोली हुई थी, पहली कंडीशन ये थी कि बॉयज, चलो पहले हमने गर्ल्स को सपोज किया तो फिर गर्ल्स लिखते हैं कि गर्ल्स प्लस बॉयज, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो कितने थे, 10 स्टूडेंट्स थे। तो गर्ल्स को हमने क्या सपोज किया हुआ है, x। सो x प्लस बॉयज मतलब y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ था, कंडीशन आराम से पढ़ो और समझो। कंडीशन में हमें ऐसा बोला हुआ था, नंबर ऑफ द गर्ल्स इज
फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो क्या है, जो भी नंबर ऑफ बॉयज थे उससे चार ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल्स जो है वो ज्यादा है। तो मीन्स सिंपल लैंग्वेज में इतना सोचो कि दोनों इक्वल कब हो गए। सपोज करो, सपोज करो कि भाई बॉयज जो है वो अगर 6 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट, तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए, 10। तो बॉयज में जब तुम चार ऐड करोगे तब जाके वो बैलेंस होगा। क्यों, 6 और 10 का कॉम्बिनेशन देखो क्या हो रहा है, कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से चार ज्यादा है। हुआ 10 और 6 का कॉम्बिनेशन, मतलब बॉयज में हमें +4 इसलिए किया इसमें। तो गर्ल्स को हमने क्या सपोज किया हुआ है इसमें, एक्स सपोज किया हुआ है हमने। तो गर्ल्स को हमने क्या सपोज किया हुआ है, एक्स सपोज किया हुआ है। गर्ल्स को हमने एक्स सपोज किया हुआ है, तो गर्ल्स मीन्स एक्स, दैट इज इक्वल टू बॉयज मीन्स वाई +4। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन जो बनाए बेटा वो समझ में आया सबको पहले अच्छे से, उसमें कोई डाउट किसी को। बेटा माइक ऑन मत करो, मैसेज में चैट बॉक्स के थ्रू बोल दो, दैट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नो डाउट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो टाइटल लिख रहा हूँ बेटा मैं भी, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो यहाँ तो हमारे पास इक्वेशन 2 में ऑलरेडी है, x इक्वल टू वाई +4 है, तो उसको वहां भेज दो इक्वेशन 1 में। सो क्या लिखेंगे हम, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू y +4 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम प्लेस करते हैं। तो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, x की जगह क्या प्लेस करेंगे, y +4। सो x की जगह हमने लिख दिया y +4, और ऑलरेडी हमारे पास ये y तो था ही, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर क्या होगा, y दैट मीन्स 2y, दैट इज इक्वल टू 10 एज इट इज, +4 को सामने लेके जाओ, -4 हो गया। सो 2y इक्वल्स टू 10 - 4 दैट मीन्स 6। तो y इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 मीन्स 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब ये y की वैल्यू
जो इक्वेशन में तुम्हें प्लेस करनी है उसमें कर सकते हो, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। फिलहाल हम इक्वेशन 2 में प्लेस कर देते ताकि हमें डायरेक्ट मिल जाए। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे लिए, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है। प्लेस करो उसमें वैल्यू, x इक्वल्स टू वाई मीन्स 3, सो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो x की वैल्यू मिल गई हमें 7। समझ में आया बेटा सबको ये? इसमें कोई डाउट किसी को ये मेथड में? ओके, क्लियर सबको? तो नेक्स्ट जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, इसी में 1 के ही 2 में, 1 के ही 2 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब पेंसिल और पेन है। तो हम क्या सपोज करेंगे, देयरफॉर लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल दैट इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं x रुपीस, एंड सेकेंड कॉस्ट ऑफ वन पेन दैट इज इक्वल्स टू y रुपीस। अब हमें क्या बोला हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन्स 7y, टुगेदर मतलब प्लस हो गया बीच में, तो उसका कॉस्ट कितना है, ₹50। सो ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 रेडी। अब इक्वेशन 2, 7 पेंसिल्स, सेकंड इक्वेशन के लिए 7 पेंसिल्स, तो 7x, 5 पेन 5y दैट इज इक्वल टू, कॉस्ट है उसका ₹46। इक्वेशन नंबर 2, तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ द वन पेन, मतलब x और y के लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो क्या करेंगे इसके लिए, अगर सॉल्व करना है तो कोई भी एक इक्वेशन को, फिलहाल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी एक इक्वेशन में से किसी एक को उठाना पड़ेगा हमें। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, या तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 रेडी है ना, उसी में से अकेला कर देते हैं किसी को। यहाँ से सपोज 7x हम एज इट इज रखते हैं, इक्वल्स टू 46 प्लस 5y को सामने लेके जाओ, -5y हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 46 -5y डिवाइडेड बाय 7। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, x की वैल्यू। ये x की वैल्यू हम कहाँ प्लेस करेंगे, ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे, क्योंकि 2 में से बना ही है तो इक्वेशन 1 में हम प्लेस करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 लिख दो तो पहले, इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इसमें x की जगह वैल्यू लिखो, x मीन्स
46 minus 5y divided by 7 plus 7y, that is equals to 50. अब 5 को मल्टीप्लाई करो 46 के साथ। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 46 के साथ तो आंसर क्या देगा वो 230। सो 230 माइनस 5 इंटू 5y 25y। अब डिवाइड का जो 7 है वो किस किस के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, पहले जाएगा 7y के साथ, तो 7 7 ज़ा 49y इक्वल टू सामने वाला 50 है उसके साथ भी 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 7 ज़ा 35, सो 350 हो गया ये भी। अब 230 फिलहाल एज इट इज, माइनस 25y प्लस 49y, तो मतलब 49 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 24y, तो ये हो गया प्लस 24y इक्वल्स टू 350। सो 24y that is equal to 350 माइनस 230। तो अगर हम 350 में से 230 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 120। सो 24 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, सो 120 डिवाइडेड बाय 24, तो 24 फाइजा होता है 120। सो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5 मिल गई। ये y की वैल्यू कहीं पर भी हम प्लेस कर सकते हैं, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, लेकिन मुझे डायरेक्टली सपोज x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यही वैल्यू में प्लेस कर दो। x इक्वल्स टू ऑलरेडी हमारे पास है 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7, 46 माइनस 5 y मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 7, तो 46 माइनस 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 7। तो चलो इसका डिवाइड माइनस करेंगे, 46 माइनस 25 कितना होगा, तो ये तो 21 हो जाएगा। सो 21 डिवाइडेड बाय 7, तो 21 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 3 ज़ा 21, सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 3। खत्म हो गया। तो ये क्लियर ये सबको बेटा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में अगर बेटा याद हो तो मैंने एक टेबल भी आप लोगों को बोला हुआ था कि वो भी हमें लर्न करना है, क्योंकि इस लेक्चर में हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसी के बेसिस पर है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing following pairs of the linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो याद करो सबसे पहले कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कब होता था, तो वो सारी कंडीशंस बेटा हमें याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो फिर से एक बार याद करते हैं हम
इस तरीके से था। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर ऐसा है हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हो गई हमारे लिए कहने के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्या होगी हमारे लिए? कोइंसिडेंट लाइन। और अगर ये दोनों चीज पॉसिबल है, इन दोनों में से कोई भी हो, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कंसिस्टेंट। आगे जाके आने ही वाला है, तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। लेकिन अगर ऐसा है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो हम क्या बोलते थे? नो सॉल्यूशन। तो हम बोलते थे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन नहीं मिला मतलब क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। इतना याद रहेगा बेटा। ये एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही एक बार हमने रिवाइज किया। तो चलो अब जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 में। उसका फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है हमें? 5x माइनस 4y प्लस 8। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड 7x प्लस 6y माइनस 9। तो ये हमारे लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2। तो इसमें से पहले क्या लिखो? A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से x का कोएफिशिएंट 5। B1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से y का कोएफिशिएंट -4। C1 मतलब कांस्टेंट टर्म फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली A2 7, B2 6, C2 -9। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियो। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल A1 अपॉन A2, तो 5/7। B1 अपॉन B2 -4/6। 2 2s are 4, 2 3s are 6। C1 अपॉन C2 8/-9। तो यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होती हुई लग रही है यहाँ पर?
तो दिख रहा है हमें हियर A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2. तो दैट में इसका मतलब क्या हुआ? Lines are intersecting at a point. खत्म हो गया ये। आया फर्स्ट नंबर समझ में सबको? चलो सेकंड नंबर, 9x plus 3y plus 12 equal to 0. Second, 18x plus 6y plus 24 that is equal to 0. फिर से इक्वेशन वन और इक्वेशन टू नेम दे दो। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। तो चलो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को डिफाइन करते हैं। A1 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 24। अब रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब तो A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18 तो 1/2। B1 अपॉन B2 3 upon 6, 3 one za and 3 two za. Similarly, C1 upon C2 12 upon 24, 12 one za, 12 two za। तीनों दिन क्या मिल गए हमें? सेम मिले यहाँ पर। Here A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। तो मतलब क्या है? Lines are coincident line। क्लियर ये सबको? सेकंड नंबर। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर में जाते हैं। तो चलो थर्ड नंबर में हमें क्या दिया हुआ है? तो उसी के थर्ड नंबर में क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10। 6x माइनस 3y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड 2x माइनस y प्लस 9। आगे जैसे किया वैसे ही इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। अगेन इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा। A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1
सिक्स, B1 -3, C1 10, A2 2, B2 -1, C2 +9. Ratio A1 upon A2, 6 upon 2, तो 2 3s are 6, B1 upon B2, -3 upon -1 मतलब +3, C1 upon C2, 10 upon 9. तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? A1 upon A2 equals to B1 upon B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1 upon C2 है. Here A1 upon A2 equals to B1 upon B2, but not equals to C1 upon C2. मतलब क्या हो गया? पैरेलल लाइंस हो गई. Therefore lines are parallel lines. क्लियर ये सबको बेटा? अब इसी के बेसिस पर है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3. सेम मेथड से है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? On comparing this ratio, find out whether the following pair of the linear equations are consistent or inconsistent. कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, वही हमें प्रूव करना है. तो ये तो तुम कर सकते हो बेटा. अब रेशियोज का समझ में आ गया सबको अच्छे से. तो मतलब हमने जैसे कि पहले डिस्कशन किया वैसे ही पूरा, कि अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन मतलब अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है या तो फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो दोनों केस में कंसिस्टेंट कंसिडर होगा. और अगर लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है तो वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट. तो उसी के बेसिस पर आपको होमवर्क में बेटा ये सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा. वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ. हो पाएगा सबसे? सेम मेथड है इसलिए बोल रहा हूँ. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस तरीके से आप लोगों से होमवर्क में सॉल्व हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है? तो सेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एंड इफ दे आर कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली. फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं. फिलहाल हम क्या कर रहे हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व कर रहे हैं सब. तो चलो जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4. जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं बेटा. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन क्या है?
2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। यहाँ से हमें इसमें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। 2 को डिवाइड में भेजो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2। 10/2 मतलब 5। तो मुझे ये बताओ बेटा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपको क्या दिख रहा है। दोनों टोटली जेरोक्स कॉपी हो गई एक दूसरे की, दोनों टोटली सेम हो गए। तो अगर दोनों टोटली सेम हो उसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहाँ पर तो क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होगा। ऑब्वियसली है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर कंसिस्टेंट है दैट मीन्स इट हैज, दोनों सेम इक्वेशन है तो उसके लिए क्या होता है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर, ये सबको समझ में आया बेटा, सबको अच्छे से ये। तो इस तरीके से बेटा हो पाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में। मेथड तो सेम है। कंसिस्टेंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको पता है। कंसिस्टेंट है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो भी आपको पता है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई डाउट है फिलहाल? ओके, नो डाउट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर ले बेटा, ताकि हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जाम्पल है वो तो हम लिख देंगे साथ में ही। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पूरा ग्राफ का है, तो वो फिलहाल हम नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों कर लेते हैं हम साथ में। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है इसमें हमें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो चलो पहले एक रेक्टेंगल बना देते हैं हम। ये हमने रेक्टेंगल बना दिया, नाम दे दो उसको ए बी सी एंड डी। अब एक लेंथ होगी तो एक ब्रेथ हो जाएगी, लेंथ ये ब्रेथ। हमें क्या बोला हुआ है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, डब्ल्यू है। चलो भाई ब्रेथ की जगह विथ लिख दो, इसमें विथ बोला हुआ है तो डब्ल्यू। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हमें देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ो समझो। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो हमें कितना दिया हुआ है,
36 मीटर है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, एक्स और वाई सबसे पहले सपोज करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल that is equals to x and width of rectangle that is equals to y। x और y मिल गया हमें इस तरीके से। तो लेंथ को हमने सपोज कर लिया x और विड्थ को हमने सपोज कर लिया y। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, whose length is, गिवन डेटा में देखो क्या बोला हुआ है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उसकी जो विड्थ है, जैसे वो गर्ल्स और बॉयज वाला सम था वैसे ही लेंथ जो है वो विड्थ से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ को तो हमने क्या सपोज किया हुआ था, x, विड्थ मीन्स y प्लस 4। तो ये हो गई हमारे लिए थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज पेरीमीटर। लेकिन हाफ द पेरीमीटर मतलब 2 से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें 36 मीटर। तो यहाँ तो पहले क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमने लेंथ को क्या सपोज किया हुआ था, x, विथ मतलब y, दैट इज इक्वल्स टू 36। तो चलो इसमें हम x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 प्लेस कर दें। ऑब्वियसली ये होगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम x की वैल्यू प्लेस कर देते डायरेक्टली। सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो क्या होगा, x की जगह पर y प्लस 4 और पीछे तो y है ही, दैट इज इक्वल्स टू 36 हो गया ये। सो y प्लस y 2y दैट इज इक्वल टू 36 एज इट इज, प्लस 4 को सामने भेजो -4, 36 माइनस 4 32। सो y इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाई 2। तो 16 2 ज़ा 32। सो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 16। ये y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो कहाँ डालते हैं ये हम, इक्वेशन 1 में। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4, x इक्वल्स टू वाई मीन 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 मतलब 20। तो लेंथ हमें मिली 20 मीटर और विड्थ हमें मिली 16 मीटर। क्लियर ये सबको, क्वेश्चन नंबर 5। एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, तो गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है सच दैट, जिसकी वजह से क्या हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट ऑफ द पेयर ऑफ द
सॉरी ऑफ द पैर, सो फॉर्म इज फर्स्ट क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो। सेकंड क्या हो, पैरेलल लाइन्स। एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइन। तो देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पहले कंडीशन याद कर लो। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती थी, ऐसे होती थी, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। कोइंसिडेंट के लिए तीनों तीन सेम, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो कोई भी वैल्यू लो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड इस तरीके से होना चाहिए। तो देखो सपोज लेता हूँ मैं 2x+3y में क्या लिख देता हूँ, 3x+5y -7 = 0। चेक कर लो, देखो 2/3 इक्वल्स टू 3/5 इक्वल नहीं होगा, मतलब दिस इज अवर राइट आंसर। वैसे इसमें दोनों इक्वल हो तो क्या कर दो, एक तो वही लिख दो, या तो 2x+3y पीछे की वैल्यू चेंज कर दो ताकि डिफरेंट हो जाएगा। 8 की जगह सपोज 9 लिख दिया। अगर ये नहीं करना है तो इसमें आप ये भी कर सकते हो, 2 या 3 से मल्टीप्लाई, सपोज 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 = 4x, 3 × 2 = 6y, -8 की जगह 9 लिख दिया मैंने। तो देखो फर्स्ट सेकंड सेम हो गया, 2/4 करोगे 1/2, 3/6 करोगे 1/2। कोइंसिडेंट में किसी सारे सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 या 3 से, जो भी नंबर हमें चाहिए, या तो वही का वही लिख दो। लेकिन फिलहाल हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2 × 3 = 6x, 3 × 3 = 9y एंड 8 × 3 = 24। कोई भी इक्वेशन हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कोई बोले कि नहीं समझे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से कर दो, 5 × 2 = 10x, 5 × 3 = 15y -8 × 5 = 40, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है बेटा, विदाउट ग्राफ। ओके।